हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आप सभी कॉमिक्स फैंस का अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूं अब मरेगा परमाणु सीरीज की चौथी कॉमिक्स फंदेबाज का वॉइस ओवर। फ्रेंड्स, इस सीरीज की पहले 3 कॉमिक्स अंगार, गुणाकर और शिकार का वॉइस ओवर मैंने चैनल में दे रखा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। खुखार हाइना से टकराव के बाद जब परमाणु आगे बढ़ा तो एक मजबूत फंदे ने उसे जकड़ लिया था। बहुत देर से तुम्हारे दिमाग में यह सवाल खलबली मचाए हुए होगा परमाणु, कि मैं कौन हूँ। सुनो, मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। मैं हूँ कानून की रक्षा करने वालों का दुश्मन, और मेरा नाम है फंदेबाज। हाइना और परमाणु के टकराव को जानने के लिए पढ़े शिकार। तब जब दिल्ली का स्वरूप वर्तमान दिल्ली से एकदम भिन्न था, तब जब दिल्ली की भीड़भाड़ पुरानी दिल्ली तक ही सीमित थी, वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित दिल्ली के गांव का उस भीड़ से कोई सरोकार नहीं था। दिल्ली में शांति के प्रतीक थे वे गांव। ऐसा ही एक गांव था नत्थुपुरा, जिसमें फैली शांति को दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर धरती पलट की आवाज भंग कर रही थी। क्यों बे हरीलाल, तूने ही हेडक्वार्टर से रिपोर्ट की थी ना कि नत्थुपीरा थाने का पूरा स्टाफ, यानी मैं और मेरे साथी सिपाही, रिश्वत के बलबूते पर फल फूल रहे हैं। हाँ, तुम जैसे फर्ज से गद्दारी और कानून से खिलवाड़ करने वालों भेड़ियों के खिलाफ मैंने ही रिपोर्ट की थी, और जब तक तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा नहीं मिल जाती, मैं ऐसी रिपोर्ट्स करता ही रहूंगा। पुलिस हेडक्वार्टर से बात नहीं बनी, मैं ऊपर जाऊंगा। वहां भी बात नहीं बनी तो और ऊपर जाऊंगा। इतनी ऊपर तो नहीं जा पाएगा ना, जितनी ऊपर मैं तुझे भेज रहा हूं। दरिंदे, तूने मेरे पति को मार डाला, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये बेचारा तो ऊपर पहुंच गया, फिर इसकी पत्नी नीचे कैसे रह गई। इसे भी अपने पति के साथ ऊपर जाना चाहिए। थाए आ! दरिंदगी के इस खौफनाक मंजर को उस मासूम ने अपनी फटी फटी आंखों से देखा था, जिसकी जुबान दहशत से उसके तालू से जा चिपकी थी। गोलियों की आवाज सुनकर हरीलाल का छोटा भाई प्रकाश भागा हुआ आया था। ये क्या किया तूने इंस्पेक्टर? मैंने क्या किया? किया तो तूने है। तूने जमीन जायदाद के चक्कर में अपनी भाभी और भैया का कत्ल कर दिया, इस अवैध रिवॉल्वर से। नहीं नहीं जज साहब, नहीं, ये झूठ है। मेरे खिलाफ जितने भी गवाह पेश किए गए हैं वे सब झूठे हैं। मैं बेगुनाह हूं जज साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। प्रकाश की चीख ने अदालत के जर्रे जर्रे को हिला डाला था, लेकिन ना हिला तो सबूत के अंधे कानून का पत्थर दिल कलेजा। तमाम गवाहों और बयानातों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत प्रकाश को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाती है। नहीं! यह चीख प्रकाश के कंठ से नहीं, उस मासूम के कंठ से गूंजी थी, जिसका पूरा परिवार कानून की बेदी की बलि चढ़ गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उधर प्रकाश को फांसी पर लटकाया जा रहा था, और इधर देख बच्चे, देख, गौर से देख। ऐसा ही है वह फांसी का फंदा जो तेरे चाचा के गले में डाला गया है। इसी पर झूल कर मारा डाल जाएगा वह बेचारा। काश, काश तेरा बाप जानता कि हम जैसे ताकतवर कानून के रखवालों से टकराने का क्या अंजाम होता है। खैर, मैं तेरे गले में यह फंडा डाल देता हूँ। तू इस बात को ध्यान रखियो कि कानून के रखवालों से टकराया, तेरे गले को कस दिया जाएगा। शरीर तो क्या, आंखें तो क्या, रूह तक पथरा गई थी उस मासूम की। जानते हो परमाणु, वो मासूम कौन था? मैं। हाँ, मैं था वह, जिसकी दुनिया कानून की वजह से उजड़ गई थी। उसी दिन से मेरे दिल में कानून के रक्षकों के प्रति जल उठी थी एक ज्योति, जो आज भड़क कर ज्वाला बन गई है। एक ऐसी ज्वाला जो कानून के हर रक्षक को जलाकर भस्म कर देगी। और इस ज्वाला के पहले शिकार बनोगे तुम। हाँ परमाणु, तुम। अपने फंदों के बल पर फंदेबाज तुम्हें एक भयानक मौत देगा। कुछ देर बाद ही तेरी गर्दन में मैंने पतली मगर मजबूत तार का फंदा डाल दिया है, और उसे इस जीप से जोड़ दिया है। जीप के एक्सीलेटर को मैंने सेट कर दिया है। यह बिना ड्राइवर के आगे बढ़ती रहेगी, और जैसे जैसे जीप आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तेरी गर्दन में पड़ा पतला तार खींचेगा, और फिर यह पतली तार का फंदा तेरे लिए बन जाएगा मौत का फंदा। जीप स्टार्ट करने के बाद पहला गियर डालकर फंदेबाज जीप से छलांग लगाकर नीचे आ गया। बद्दुआ दे परमाणु उसे, जिसने तेरे दिल में कानून की रक्षा करने का जज्बा पैदा किया। वही जज्बा आज तुझे यमराज के पास लेकर जा रहा है। वैसे ठहाका लगाते हुए फंदेबाज वहां से रवाना हुआ।
पीछे रह गया तो परमाणु मौत के फंदे में फंसा हुआ। जैसे जैसे जीप उससे दूर बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मौत उसके नजदीक आती जा रही थी। उफ, उफ, तार गर्दन में धंसने लगा है और मेरी गर्दन धड़ से अलग होकर ही रहेगी, क्योंकि मैं तो इस स्थिति में किसी भी दशा में खुद को नहीं बचा सकता। और लगता है प्रोफेसर भी इस समय अपनी लैब में नहीं है, वरना अब तक उन्होंने मुझे बचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर किया होता। उफ, तार का फंदा तो गर्दन में घुसता ही जा रहा है। पतली तार का फंदा परमाणु की मौत बनने जा रहा था कि तभी आ पहुंची थी वह जिसका निर्माण ही परमाणु की सहायता के लिए हुआ था। प्रलयंका, माफ करना परमाणु, प्रोफेसर का मैसेज तो पहले ही मिल गया था, लेकिन आने में देरी इसलिए हो गई कि ऑफिस में मैं अपने बॉस के सामने मौजूद थी, जो मुझे कल होने वाली पुलिस डे की वीडियो कवरिंग के विषय में खास निर्देश दे रहे थे। उनसे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर यहाँ पहुंची हूँ। प्रलयंका ममता पाठक के रूप में एक वीडियो मैगजीन की वीडियो प्रेस रिपोर्टर है। लेकिन तुम्हारी ये हालत किसने की? फंदेबाज ने। फिर परमाणु ने प्रलयंका को फंदेबाज के विषय में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर अगर फंदेबाज ने सचमुच ही कानून के रक्षकों को खत्म करने का बीड़ा उठाया हुआ है तो वह चुप नहीं बैठने वाला, वह जरूर कोई दूसरा खतरनाक कदम भी उठाएगा। हाँ, और हमें उसे कदम उठाने से रोकना है, लेकिन यह तब होगा जब देखा जाएगा। फिलहाल तो यहाँ से चलो, क्योंकि तुम्हें वीडियो रिपोर्टर ममता के रूप में अपने ऑफिस पहुंचना है और मुझे इंस्पेक्टर विनय के रूप में पहुंचना है पुलिस हेडक्वार्टर्स। तुम सही समय पर आए इंस्पेक्टर, इनसे मिलो। ये है मिस्टर दिनेश राव। कल पुलिस डे पर जो फंक्शन किया जा रहा है, ये उसके प्रबंधक हैं। जिस हॉल में फंक्शन किया जाएगा, ये वहाँ के सभी प्रबंध देखेंगे। फंक्शन किस हॉल में किया जा रहा है सर? सेंटर हॉल में, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से यह बात एकदम गुप्त रखी गई है। हम तीनों के सिवा इस बात को कोई नहीं जानता। कल फंक्शन से कुछ देर पहले ही उसमें शामिल होने वाले को उसकी सूचना दी जाएगी। अब तुम जा सकते हो इंस्पेक्टर। कल तुम्हें मिस्टर राव के साथ मिलकर सेंटर हॉल के सारे प्रबंधों को देखना है। ओके सर। पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर इंस्पेक्टर विनय को पुलिस स्टेशन में पहुंचे कुछ ही देर हुई थी कि ट्रेन 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 ट्रेन। फोन उठाकर कान से लगाने की एक पल बाद ही विनय उछला। ओह नो, कहाँ? आजादपुर चौक पर। ठीक है, मैं अभी आता हूं। तुरंत ही आजादपुर चौक पर। उफ, 4 पुलिस कर्मियों की इतनी दरिंदगीपूर्ण हत्या। उफ, किसने किया ये? दूसरे ही क्षण इंस्पेक्टर विनय का चेहरा भकभकता चला गया। तूने इन पुलिसकर्मियों की हत्या करके अपने विनाश के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया फंदेबाज। मैं सौगंध उठता हूं, जब तक तुझे जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। अचानक इंस्पेक्टर विनय चौंका। फेंसिंग के तार में अटका ये कपड़े का टुकड़ा कैसा? इन चारों मृत सिपाहियों की पैंटें तो सही सलामत हैं, फिर ये किसकी पैंट से फंसा है? कहीं फंदेबाज की पैंट से तो नहीं? इस टुकड़े के फोल्ड में से निकलकर कुछ कण मेरे हाथों पर कैसे आ गिरे? विनय ने बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि ये बदरपुर के कण हैं, और इनका इस पैंट के पोंचे से निकलने का मतलब कि इसको पहनने वाला हर समय किसी न किसी रूप में बदरपुर के संपर्क में रहता है। और अगर वास्तव में ऐसा ही है तो मैं जानता हूं कि मुझे इस विषय में खोजबीन करने के लिए कहाँ जाना चाहिए। दक्षिणी दिल्ली से बाहर स्थित भाटी माइंस क्षेत्र में, यहाँ फैली सैकड़ों खानों में कभी रात दिन बदरपुर निकालने का काम होता था, मगर अब सरकार ने यहाँ से बदरपुर निकालने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। काफी गहरी गहरी खाई हैं। क्या सचमुच इनमें कहीं छिपा है फंदेबाज? ओह! तभी चौंक उठा इंस्पेक्टर विनय, और मेरा शक सही निकला, और इसका सबूत है ये फंदा, जिससे मैं सही समय पर छलांग लगाकर बच न गया होता तो इसने मेरी गर्दन नाप ली होती। उस फंदे से बचा विनय दूसरे फंदे से ना बच पाया। तब नजर आया फंदेबाज। हेलो इंस्पेक्टर, मुझे अपने साथ ले जाने की सोच रहे थे? ऐसा नहीं हो पाएगा। फंदेबाज के फंदे में फंसकर तुम यहां से सीधे नरक में पहुंचोगे। ऐसा नहीं होगा फंदेबाज। हरगिज नहीं होगा ऐसा। फंदेबाज के गिरते ही इंस्पेक्टर विनय ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। इसे घायल करना ठीक रहेगा। इंस्पेक्टर विनय के हाथ में थमी रिवॉल्वर ने गोलियां उगली, लेकिन एक भी गोली फंदेबाज को न छू सकी। फिर जो रस्सी पर नागराज की तरह उछला फंदेबाज तो फड़ाक, ये गई तेरी रिवॉल्वर। फड़ाक! अब तेरे जैसी रिवॉल्वर तेरे हाथ से गिरी है, वैसे ही तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग होकर गिरेगी। फंदेबाज के इन वारों ने इंस्पेक्टर विनय को पूरी तरह तिलमिलाकर रख दिया था कि तभी फंदों के इस खिलाड़ी की कमर से बंधे फंदे अगर इसके शरीर से अलग हो जाएं
तो सारी बात ही बन जाएगी। अरे, एक झटके से फंदेबाज के फंदे हथियाकर इंस्पेक्टर विनय ने न केवल उसे हैरान किया, बल्कि उसकी हैरानी का भरपूर फायदा भी उठाया। धाड़! अब तेरे पास फंदे नहीं है, अब बता तू मुझसे कैसे निपटेगा। इस बार दूर जा गिरा फंदेबाज, रुकने की बजाय भाग लिया। भाग कहाँ रहा है? भाग कहाँ से भागेगा? मैं पाताल तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। गुड, तू मेरे पीछे भाग खड़ा हो इंस्पेक्टर, यही तो मैं चाहता था। फंदेबाज ने वहां से भागकर जो चाल चली थी उसे विनय न ताड़ सका और फंस गया फंदेबाज के जाल में। तेरे सामने से मैं इसलिए भागा था क्योंकि मैंने ऐसी ही किसी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ फंदों का जाल बिछा रखा था। अब तू मरने से नहीं बच सकता, लेकिन मेरे दिल को सुकून तभी मिलेगा जब मैं कल सेंटर हॉल में पुलिस डे के दिन एक साथ 300 कानून के रखवालों को मारूंगा। विनय अपने आप को बचाने के लिए कुछ न कर सका, लेकिन अभी तो मैं यह देखना चाहता हूं, इतनी सी ऊंचाई से गिरकर तो बीच में हृदय गति रुकने से मरता है या गहरी खाई के तल से टकराकर। फंदेबाज ने एक झटके से फंदा छोड़ दिया। विनय गहरी खाई में गिरता चला गया, खाई की उस सतह की तरफ जिससे टकराकर उसकी मौत निश्चित थी। उधर अट्टहास करता हुआ फंदेबाज वहां से रवाना हुआ। पुलिस की फाइलों में अब इंस्पेक्टर विनय का नाम फंदेबाज के शिकारों के खाने में लिखा जाएगा। इधर विनय, जिस रस्सी से मैं बंधा हूं, उसके दूसरे छोर पर बने फंदे के बल पर मैं मौत से बचने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे अपने शरीर को झुलाकर उन उभरी चट्टानों की तरफ ले जाना होगा। इस दशा में यह काम मुश्किल तो बहुत है, लेकिन जान बचाने के लिए मुझे इस मुश्किल को आसान करना ही होगा। गिरते हुए विनय ने अपनी सारी शक्ति संजोकर अपने शरीर को एक झटका दिया। परिणाम, नीचे गिरता इंस्पेक्टर विनय का शरीर एक झटके से रुक गया। उफ! थैंक गॉड, मैं बच गया। अब मुझे अपने बंधनों को खोलने की कोशिश करनी होगी। अपने आप को फंदे से आजाद कराकर इंस्पेक्टर विनय कुछ ही देर बाद परमाणु बनकर खाई से बाहर निकल आया। फंदेबाज के फंदे से आजाद होने के बाद परमाणु बनकर इस खाई से बाहर आया जा सकता था, लेकिन मुझे खाई में फेंकने वाला फंदेबाज कहाँ गया? भाग गया। भाग कर लेकिन जाएगा कहाँ? पर मैं उसे पहचान गया हूँ कि वो कौन है। वो निश्चित ही प्रबंधक दिनेश राव है, क्योंकि कल सेंटर हॉल में होने जा रहे फंक्शन के बारे में केवल मैं, कमिश्नर साहब और दिनेश राव ही जानते हैं। मैं और कमिश्नर साहब तो ऐसा कर नहीं सकते, बाकी बचता है सिर्फ दिनेश राव। वही फंदेबाज है और उसे मैं कल फंक्शन में रंगे हाथों ही पकड़ूंगा। सेंटर हॉल में राव मंच पर मौजूद है, मुझे उसे अपने निगाहों से ओझल नहीं होने देना। वैसे मैंने ममता को किसी भी खतरे से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने को बोल दिया है। वह पलक झपकते ही प्रलयंका बन जाएगी। तभी इंस्पेक्टर विनय की नज़र एक तरफ बैठे इंस्पेक्टर रामलाल पर गई। अच्छा हुआ रामलाल जी यहाँ अकेले आए हैं, कहीं इनकी लड़की छिपरा यहाँ आ जाती तो मुझसे चिपक ही जाती। हाय विनय। जी छिपरा? जी हाँ मैं। लेकिन तुम मुझे देखकर इस तरह क्यों चौंक गए, जैसे मैं कोई इंसान नहीं भूत हूँ? तुम्हारी जगह अगर भूत आ जाता तो गनीमत थी। तुमने कुछ कहा विनय? हाँ, मैं कह रहा था कि अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। उधर सीट पर बैठो ना। मैं वहीं बैठी थी, लेकिन खास तुम्हारे लिए उठकर आई हूँ, तुम्हें यह चॉकलेट देने के लिए। लो ना। थैंक यू, मैं इसे बाद में खा लूँगा। बाद में नहीं विनय, प्लीज इसे अभी खाओ ना। विनय ने पूरे का पूरा चॉकलेट एक बार में ही मुंह में रख लिया। ठीक है, अब चलता हूँ, मुझे बहुत से काम देखने हैं। इडियट, प्यार से दी गई चॉकलेट देखो कैसे बेरुखी से निकल गया। विनय जल्दी से एक तरफ बढ़ गया, तभी वहां एक साथ कई चीखें गूंज उठी। आई आ! सभी की आंखों ने देखा मंच पर नजर आता वह रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। उफ! हॉल व मंच पर मौजूद कई व्यक्तियों के गले में फंदे पड़ गए हैं। इसका मतलब एक ही है कि आ पहुंचा है फंदेबाज। हा 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 हा। इसका मतलब मैंने राव पर बिना कारण शक किया, वो तो अभी भी मंच पर मौजूद है। फंदेबाज सबसे पहले इंस्पेक्टर विनय से मुखातिब हुआ। तुम्हें जिंदा देखकर मैं बहुत हैरान हूं इंस्पेक्टर विनय। तुम्हारा खाई से बचना यह दर्शाता है कि मौत तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी। खैर, तुम्हें फिर किसी मौके पर मौत के घाट उतारूंगा, पहले बाकियों की मौत का नजारा तो देख लूं। तबे फंदेबाज को गिरफ्तार करने वाले कुछ पुलिसकर्मी उसकी तरफ दौड़े तो उसने कमिश्नर के गले में एक फंदा डाल दिया और फिर चीखा, खबरदार, अगर तुमने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो कमिश्नर टाइम से पहले ही मौत की बाहों में पहुंच जाएगा। फ्रीज होकर रह गया आगे बढ़ता हर कदम, जबकि ठहाका लगाते हुए पलटा फंदेबाज। जिसके भी गले में तार का फंदा पड़ा है वह हर हाल में मरेगा,
क्योंकि मैंने ये फंदे विशेष रूप से इस तरह बनाए हैं कि एक बार गले में डलने के बाद इन्हें निकालना मुश्किल है। मैंने सभी तारों को हॉल की छत में कहीं फिट मोटर युक्त पुल्ली में लपेट रखा है। धीरे धीरे सभी तारें पुल्ली पर लिपटती जाएंगी और मौत तुम सबके करीब आई जाएंगी। ओह, इसका मतलब यहाँ मौजूद लोगों को बचाने का तरीका और मौका है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि यहाँ मौजूद उन लोगों का यहाँ से बाहर निकलना जिनके गले में फंदे नहीं पड़े हैं। कुछ ही क्षण बाद जिनके गले में फंदे नहीं पड़े हैं वो तुरंत बाहर भाग जाएं। तुरंत ही भगदड़ मच गई। तुम मेरे साथ आओ ममता। एक तरफ भागते इंस्पेक्टर विनय और ममता क्षण भर बाद ही परमाणु और प्रलयंका के रूप में थे। कई जिंदगियां बचाने के लिए हमें अपने जिंदगी की सबसे अधिक फुर्ती, सतर्कता और चालाकी का इस्तेमाल करना होगा। प्रलयंका, तुम फंदेबाज को संभालोगी और मैं लोगों को मौत के फंदे से बचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है परमाणु। दोनों अपने अपने रास्ते पर बढ़ गए। मुझे हॉल की छत में कहीं फिट व पुली ढूंढनी है जिससे हॉल में मौजूद लोगों के गले में पड़े फंदे रूपी तार लिपटते जा रहे हैं। जब तक परमाणु अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो जाता, मुझे फंदेबाज को अपने साथ लड़ाई में उलझाए रखना है। लगता है तुझे अपनी जान गंवाने का बहुत शौक है, वरना तू फंदेबाज के सामने आने की भूल ना करती लड़की। इन फंदों से बचकर रहना है मुझे। एक के भी चपेट में आ गई तो समझ लो खेल खत्म। इधर हॉल के अंदर का माहौल चीखों पुकारों से गर्म था, क्योंकि सभी लोगों के गले में पड़े फंदे कसते जा रहे थे। बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरी गर्दन कट गई तो मैं मर जाऊंगा। इधर हॉल के बाहर विनय हॉल से बाहर नहीं आया। हॉल के अंदर वह जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। मुझे अंदर जाना चाहिए, हो सकता है उसे मेरी मदद की जरूरत हो। अंदर की तरफ भाग खड़ी हुई विनय की दीवानी छिपरा क्या जानती थी कि विनय परमाणु के रूप में वहां मौजूद था। उफ, पूरे छत की एक एक इंच जगह मैंने देख डाली है, लेकिन वह पुली कहीं नहीं दिखी जिसे तार लिपटते जा रहे हैं। फंदेबाज ने न जाने किस गुप्त स्थान पर उसे फिट कर रखा है। कहाँ कहाँ होगी वह पुली? गहरी सोच में डूब गया परमाणु। एक पल बाद ही खुशी से उछल पड़ा। आ गया समझ, वो पुली कहाँ सेट होगी। ताज्जुब है ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आई। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी मेरे पास कुछ क्षणों का समय है और मुझे उम्मीद है कि इन क्षणों में बहुत कुछ हो सकता है। बेहद तेजी से लहराया परमाणु एक क्षण बाद ही एयर कंडीशनर के डक्टिंग पाइप में उड़ रहा था। वह पुल्ली अगर इस डक्टिंग पाइप में कहीं नहीं हो सकती तो कहीं भी नहीं हो सकती। इधर प्रलयंका फड़ाक, चाहे मेरी जान चली जाए फंदेबाज, लेकिन मैं तुझे यहां से बचकर नहीं भागने दूंगी। प्रलयंका की इस करारे प्रहार ने फंदेबाज के क्रोध को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। बस, अब तो कुछ ही पलों की और मेहमान है लड़की। क्रोध से भभकते फंदेबाज ने दो फंदों की बारिश की थी। असाधारण फुर्ती का प्रदर्शन करने के बावजूद भी प्रलयंका ना बच रह सकी। ओह, कस गया प्रलयंका की गर्दन में वह फंदा और इसी के साथ गूंज उठा फंदेबाज का ठहाका। अब देखें तू इस मौत के फंदे से कैसे बचती है। अब मैंने जहां अपने हाथ में थमी तार को हल्का सा झटका दिया, वहीं तेरी गर्दन झूल जाएगी। इधर तू मरेगी और इधर मरेंगे ये सब, क्योंकि खिंचते हुए फंदे इन सबकी गर्दनों के मांस में धंसते जा रहे हैं। फंदेबाज की हलक से उबलते ठहाके अचानक ऐसे रुक गए जैसे उन पर ब्रेक लगा दिए गए हों। आंखें ऐसे फट गईं जैसे अभी अभी फट पड़ेंगी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सामने का दृश्य उसकी कल्पना से एकदम परे था। ओह, सभी की गर्दनों में पड़े फंदे ढीले हो गए। ये कैसे हुआ? परमाणु की वजह से। वह तेरी सेट की गई पुली को ढूंढकर उसे तोड़ने में सफल हो गया है। बात बिल्कुल वही थी जो प्रलयंका ने कही थी। उफ, शुक्र है मैं सही समय पर इस पुली तक पहुंचने में सफल रहा हूं। अब मुझे देखना है फंदेबाज को। अपनी हार से तिलमिलाता फंदेबाज, मेरी जीत तेरी और परमाणु की वजह से हार में बदल गई। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। पहले तू मरेगी और फिर तेरा साथी परमाणु। तुरंत ही एक झटके के साथ प्रलयंका का शरीर फंदे पर झूलता चला गया। प्रलयंका की सांसें घुटने लगी। उसकी आंखें उबलने को उतारू हो गई कि तभी ताड़, मेरी आंखों के सामने तू किसी को मौत की घाट नहीं उतार सकता कमीने। इतना समय काफी था प्रलयंका के लिए अपने आप को मौत के फंदे से आजाद करने के लिए और फंदेबाज पर वार करने के लिए। ये लड़की तो मेरे लिए खुदाई मददगार बन कर आई है। विनय कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ होगा विनय? तभी वहां आ पहुंचा परमाणु भी। ताड़, तू हार गया है फंदेबाज। अब बाजी हमारे हाथ में है। तड़ाक,
और जब बाजी हम जैसों के हाथ में हो तो तुम जैसे धूल चाटते ही नजर आते हैं। टूट ही पड़े थे पर फंदेबाज पर परमाणु और प्रलयंका, धड़ाका। और जब यह हाल था तो फंदेबाज को बेहाल होना ही था। अब हमारे साथ साथ सारी दुनिया तेरा असली चेहरा देखेगी। चल। नकाब हटते ही परमाणु को लगा तेज झटका। दिनेश राव, तो तुम? लेकिन एक दिनेश राव तो बाहर खड़ा हुआ है। वह मेरी डमी है, मेरा मास्क लगाए हुए एक अन्य व्यक्ति जिसे मैंने तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने के लिए किराए पर लिया था। तुम्हारी हर चाल बेकार गई फंदेबाज। अब एक फंदा तुम्हारी गर्दन पर भी गिरेगा और वह फंदा होगा फांसी का फंदा। अचानक बाज किसी तेजी से झपट कर फंदेबाज ने छिपरा को दबोच लिया। ऐसा नहीं होगा परमाणु, कभी नहीं होगा। ओह, उसने छिपरा को पकड़ लिया, उसे बचाना होगा। न न न परमाणु, आगे मत बढ़ना, वरना जो तार का फंडा इसके गले में पड़ा है मैं इसे खींचकर इसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा। ओह, मुझे अफसोस है परमाणु कि मुझे तुमसे मात खाकर भागना पड़ रहा है, लेकिन मैं जल्द ही वापस लौटूंगा और फिर अपने सपनों को पूरा करने में लग जाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि तब तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। और हाँ, इस बार मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना वरना तुम्हें इस लड़की की लाश देखनी होगी। परमाणु और प्रलयंका बुत से खड़े रह गए और फंदेबाज छिपरा को लेकर हॉल की छत पर जा पहुंचा। घबरा मत लड़की, मैं तुझे यहाँ सिर्फ अपनी ओट के लिए लाया हूँ, मैं तेरी हत्या करना नहीं चाहता। और फिर छिपरा को छत पर ही एक फंदे में फंसाकर फंदेबाज रस्सी पर लहरा उठा। लेकिन अभी वह कुछ ही दूर बढ़ा था कि खट, फंदेबाज को ले उड़ा वह बेआवाज हेलीकॉप्टर। इधर कुछ देर बाद परमाणु और प्रलयंका छत पर पहुंचे तो उफ, शुक्र है छिपरा सही सलामत है। लेकिन फंदेबाज कहाँ है? फंदेबाज कहाँ गया छिपरा? परमाणु के मस्तिष्क में सीटियां सी बजने लगी। वो अपने फंदों के सहारे झूलता हुआ भागा जा रहा था। तभी एक बेआवाज हेलीकॉप्टर उसे अपने शिकंजे में फंसा कर ले गया। बेआवाज हेलीकॉप्टर? मेरे अन्य दुश्मनों की तरह बेआवाज हेलीकॉप्टर फंदेबाज को भी अपने साथ ले गया। ये चक्कर क्या है? कौन है हेलीकॉप्टर का मालिक? और वह मेरे दुश्मनों को क्यों इकट्ठा करता फिर रहा है? क्या उद्देश्य है उसका? इस बात के सिवा परमाणु कुछ ना सोच पाया। आने वाले दिनों में मुझे बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि मेरे दुश्मनों को इकट्ठा करने वाला उन सबको मेरे विरुद्ध ही इस्तेमाल करेगा। वे सब मुझे जल्द ही निशाना बनाएंगे और ऐसा जल्द ही होगा। समाप्त।